बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। बेटा, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता है और आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में फर्स्ट ईयर की लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, किंगडम प्रोकैरियोट। सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम प्रोकैरियोट में हम कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किंगडम प्रोकैरियोट में ऑर्गेनिज्म कौन से इंक्लूड होते हैं। याद रखिएगा, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, इसमें तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स हम किसे कहते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, प्रॉपर शेप ऑफ न्यूक्लियस ना मौजूद हो, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू मर्ग्यूलिस एंड शेवर्ट्स, उसने किंगडम मोनेरा को चेंज किया था, अगर आपको याद हो, किंगडम प्रोकैरियोट में। तो इसमें जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे वो कौन से ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और बेटा दूसरा ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया का। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया। अब सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, इसकी डिस्कवरी, इसको डिस्कवर किया था, असल में ये पहला लिविंग सेल है। आपको याद हो, चैप्टर नंबर 4 में आपने यकीनन पढ़ा होगा कि पहला जो सेल था वो रॉबर्ट हुक ने 1663 में, कब? 1663 में फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन वो था वुडन कॉक के ऊपर। इसने जो देखा था, जिसका नाम है A.V. एंटोनी वैन ल्यूवेमहुक, 1673 में फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया इसने फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, और यही वो पहला लिविंग सेल है जो किसी भी ह्यूमन ने माइक्रोस्कोप में देखा था। डिस्कवरी के बाद बेटा हम इसकी बॉडी के साइज की बात करते हैं। तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 0.2 से लेकर 2 माइक्रोन तक। ठीक है, बल्कि इसको हम क्यों ना विड्थ कह दें। और 2 to 10 माइक्रोन इसकी लेंथ है। ठीक है बेटा, तो 2 to 10 माइक्रोन इसकी लेंथ है, 0.2 से लेके 2 माइक्रोन तक इसकी विड्थ है। अब हम बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, दैट इज द शेप या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मैं इसे 1 बाय 1 समझाता जाऊंगा, आप देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है बेटा। सबसे पहले जो बैक्टीरिया में नजर आएगा वो क्या है बेटा? इसको हम देते हैं नंबर 1। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मौजूद है बेटा, याद रखिएगा, सेल वॉल। अगर आपसे कोई MCQ पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि विच इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरिया, आप नाम देंगे सेल वॉल। क्या कैप्सूल दे सकते हैं? नो, कैप्सूल सब में नहीं होता, सेल वॉल सारे बैक्टीरियाज में होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, क्या ये सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल एक ही बात है? नो, प्लांट सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज और इसमें 0.1% भी सेल्यूलोज नहीं है।
इसमें सेल्यूलोज है ही नहीं। तो इसमें होता क्या है बेटा, याद रखिएगा, इसमें मौजूद होंगे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ठीक है, और बहुत बहुत कम तादाद में सेल्यूलोज, बहुत ही लेस अमाउंट में सेल्यूलोज, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ इसके पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में नजर नहीं आता, उसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। क्या नाम देते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो स्टैंड्स फॉर पेप्टाइड और प्रोटीन, और ग्लाइकन स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो ये बेसिकली ग्लाइकन चेन्स हैं, बड़ी बड़ी ग्लाइकन चेन्स हैं, और उन ग्लाइकन चेन्स को इंटरलिंक करते हैं पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। तो ये याद रखिएगा, सेल वॉल के अंदर नेचर ने ये पेप्टिडोग्लाइकन्स रखे हैं। इसके साथ और क्या मौजूद होता है? इसके साथ मौजूद होता है टेकोइक एसिड, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल वॉल में मौजूद हैं। याद रखिएगा, इट इज एन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है बेटा। तो बेटा बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर में पहला जो हम स्ट्रक्चर लेंगे दैट इज सेल वॉल। बेटा याद रखिएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड अ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल? क्या दोनों सेम है? नो, ये सेम नहीं है। उसका रीजन क्या है बेटा? याद रखिएगा, प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म बाय सेल्यूलोज एंड द बैक्टीरियल सेल वॉल हैज नो सेल्यूलोज। आपका एमसीक्यू नंबर 1। नंबर 2, it is formed by protein, it is formed by lipid, it is formed by teichoic acid, and the most important peculiar structure which is termed as पेप्टिडोग्लाइकन। आपका एमसीक्यू। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं। इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है कि इस सब के साथ इसके पास मौजूद होता है काइटिन भी। अब जरा सवाल को जरा गौर से देखें। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म बाय सेल्यूलोज, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज फॉर्म बाय पेप्टिडोग्लाइकन, द सेल वॉल ऑफ फंगस इज फॉर्म बाय काइटिन. Chitin is a component present in bacterial cell wall, but if it is only present in cell wall तो वो कहलाएगी फंगल सेल वॉल. याद रखिएगा, ठीक है बेटा. तो सेल वॉल के लिए याद रखिएगा, it is an outermost boundary of bacteria. ठीक है, इट इज एन आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरिया. तो बेटा हमने बात की नंबर 1 सेल वॉल की. अब हम चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पर. ये सेकंड स्ट्रक्चर सेल वॉल के इनसाइड होता है, और हमने पढ़ा है कि सेल वॉल के इनसाइड क्या मौजूद होता है बेटा? नंबर 2, दैट इज टर्म्ड एज सेल मेम्ब्रेन. अच्छा बेटा, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो स्पेलिंग सही लिख लें, ये बहुत बड़ा कमाल होता है. तो अगर ऐसी गलती हो जाए तो प्लीज़ परेशान ना होइएगा, हो जाती गड़बड़. सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन, क्या ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी है? नो, इट इज फॉर्म बाय प्रोटीन एंड लिपिड्स. ये याद रखने वाली बात है इसमें, सेल मेम्ब्रेन में. नो, सेल मेम्ब्रेन को फिर याद क्या करें, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें पेक्युलैरिटी क्या है? बेटा याद रखिएगा, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम.
cell membrane of bacteria contains respiratory enzymes। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, तो ये इसका मतलब है किस में हेल्प करेगा? रेस्पायरेशन। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आपके पास एक और एमसीक्यू मिल गया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आउटर मोस्ट एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जो तमाम बैक्टीरियाज पर नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, जो तमाम बैक्टीरियाज पर नहीं होता, इसको नाम देते हैं नंबर 3 पर कैप्सूल। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में वायरस पे एक एक्स्ट्रा कवर्ड था दैट वाज टर्म्ड एज एनवेलप, that increase the pathogenicity, that increase the disease producing ability। exactly बेटा, कैप्सूल एक एक्स्ट्रा कवरिंग है। कैप्सूल क्या है? इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग। और इसका काम क्या है? इट इंक्रीज पैथोजेनिसिटी। What is pathogenicity? Disease producing ability। किसकी पैथोजेनिसिटी बढ़ा रहा है बेटा? बैक्टीरिया की। इसमें एक टाइप होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, उसे कहते हैं स्लाइम कैप्सूल। क्या नाम देते हैं? स्लाइम कैप्सूल। याद रखिएगा। तो ये 3 हमने डिफरेंट मेम्ब्रेन्स पढ़ ली। सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन कैप्सूल। अब चलते हैं आगे, और इसमें क्या स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? इसमें मौजूद होता है एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम। उसको आप न्यूक्लियोइड कहें, आप उसको नाम दें बेटा बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, एक ही बात है। तो नंबर 4 पर हमारे पास मौजूद है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को आप बैक्टीरियल डीएनए भी कह सकते हैं, आप इसको डीएनए कहें, एक ही बात है। समझ आ रही है बेटा ये बात? बैक्टीरियल डीएनए ऑब्वियसली किसका बना होगा? इट इज फॉर्म बाय अ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए। आगे चलते हैं, और इसमें क्या मौजूद है बेटा? एक इसके पास डबल लेयर्ड सर्कुलर एक डीएनए मौजूद होता है जिसको नाम देते हैं प्लास्मिड का। तो नंबर 5 पर आ जाएगा हमारे पास प्लास्मिड। तो प्लास्मिड है क्या? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये इस डीएनए से डिफरेंट होता है बेटा, इस न्यूक्लिक एसिड से डिफरेंट होता है, इसके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। कैसे? कि ये जो प्लास्मिड है ये एक्ट करता है एज अ वेक्टर। किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये एक्ट करता है एज वेक्टर, नई जीन्स बनाने के काम आता है प्लास्मिड। अगर आप चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी को जरा रिकॉल करें। ठीक है बेटा, तो प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। ये हो गए हमारे पास 5 पॉइंट। आगे चलते हैं, और इसमें क्या मौजूद है बेटा? इसके अंदर याद रखिएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इन्वर्ट सर्कुलर मूवमेंट कर जाती है, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास मौजूद होगा नंबर 6। तो नंबर 6 में हमारे पास क्या है? इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं
मीजोसोम। व्हाट इज मीजोसोम? मीजोसोम क्या है बेटा? इट इज एन इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग है। इस इनवर्ड फोल्डिंग का काम क्या है? इस इनवर्ड फोल्डिंग का काम है रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो मीजोसोम इज एन इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन से बन रहा है, तो जो सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कर रहा है यकीनन यही वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर हुई बेटा ये बात? अब चलते हैं और इसमें क्या स्ट्रक्चर मौजूद है। तो याद रखिएगा, नेचर ने इसके अंदर एक हॉलो पाइप रखा है, एक हॉलो पाइप रखा है। वो मुख्तलिफ रीजन्स में मौजूद होता है। इस हॉलो पाइप को हम नंबर देते हैं 7। तो 7 में हमारे पास क्या मौजूद है? नंबर 7 पर हमारे पास मौजूद है, इसे कहते हैं बेटा पिलाई। क्या नाम देते हैं? पिलाई। सो व्हाट इज पिलाई? अ हॉलो फिलामेंटस ट्यूब। एक हॉलो फिलामेंटस ट्यूब है, इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? क्योंकि बेटा ये एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय दिस कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। दो डिफरेंट बैक्टीरियाज अपनी कॉन्जुगेटिंग ट्यूब ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। क्लियर है बेटा ये बात? यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, इसमें और कौन से स्ट्रक्चर हैं। आगे चलें बेटा, तो इसके अंदर आपको एक लॉन्ग थ्रेड्स नजर आएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। ये लॉन्ग थ्रेड्स, ये लॉन्ग थ्रेड्स हैं क्या? इन लॉन्ग थ्रेड्स को मैं यहीं पे नंबर 8 देके और यहीं इसको डिफाइन कर देता हूं। कैसे? इसे कहते हैं फ्लैजेला। क्या नाम देंगे? फ्लैजेला। थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है टिब्यूलिन। बेटा टिब्यूलिन सीलिया बनाएगा तो सीलियन, टिब्यूलिन फ्लैजेला बनाएगा तो फ्लैजेलिन। तो ये किस प्रोटीन का बना है? इट इज फॉर्म बाय टिब्यूलिन प्रोटीन। और इसका फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली लोकोमोशन, मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। इन दी एंड बेटा जो हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर बचता है, दैट इज टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद रखिएगा बेटा, ये एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। क्या है? एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है दैट कंटेन राइबोसोम नंबर 1, वैक्यूल नंबर 2, ग्लाइकोजन स्टोरेज मॉलिक्यूल नंबर 3। ये तमाम के तमाम इसमें केमिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ कम ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो बैक्टीरिया की है उसको मुख्तलिफ तरह से क्लासिफाई किया है। हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप वाइज इसे कैसे डिवाइड किया है वो हम देखते हैं बेटा। इसमें जो सबसे पहली शेप है बैक्टीरिया की वो कहलाती है कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया क्या है बेटा? कोकाई बैक्टीरिया याद रखिएगा ओवल शेप स्ट्रक्चर है।
ओवल शेप ऐसे होता है, कुकी, कोकोमो, मुझे भी दो, ये बेटा वही कोकोमो है, ठीक है। छोटे छोटे बिस्किट्स आते हैं, तो याद रखिएगा ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कोकाई बैक्टीरिया में फिर फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? उसमें नंबर 1 है दैट इज टर्म्ड एज मोनोकोकस बैक्टीरिया। मोनोकोकस मीन बेटा सिंगल कोकाई बैक्टीरिया, सिंगल कोकाई बैक्टीरिया। सेकंड जो ग्रुप है और इन कोकाई बैक्टीरिया इज डिप्लोकोकाई। नाम से ही जाहिर है, डिप्लोकोकाई का मतलब क्या है बेटा? विच हैव 2 कोकाई बैक्टीरियाज। 2 कोकाई कैसे बेटा? 1 2 या 1 2, तो 2 कोकाई बैक्टीरियाज। इसी तरह से बेटा इसमें एक और टाइप होती है, उसको नाम देते हैं टेट्राकोकाई बैक्टीरियाज। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4 कोकाई बैक्टीरिया। कैसे? 1 2 3 4। लाइन में नहीं रखेंगे, स्कैटर्ड रखेंगे, 4 अलग अलग उसके साथ मिला देंगे। फिर आ जाए नंबर 4 पर, एक ग्रुप होता है उसे कहते हैं सार्सिना। सार्सिना इज अ क्यूब ऑफ 8। क्यूब ऑफ 8 कैसे बेटा? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सार्सिना होता कैसे? देखो बेटा 4 बैक्टीरियाज हैं टेट्राकोकस, वो मौजूद हैं 1 2 3 4। फिर इसके ऊपर एक और लेयर 4 बैक्टीरियाज, फिर उसके ऊपर एक और लेयर 4 बैक्टीरियाज, तो टोटल 12 बैक्टीरियाज होते। याद रखिएगा कैसे? देखिए अगर मैं ऊपर से फोकस करूंगा तो मुझे टेट्राकोकाई की तरह नजर आएगा। कैसे? 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं लेटरली यानी उसको साइड से देखूंगा तो वो मुझे नजर कैसे आएगा? 1 2 3। 4 कोकाई बैक्टीरिया, tetracoccus lie in 3 layers, so it is termed as Sarcina। आगे चलें, नंबर 5th in कोकाई, that is termed as Streptococci। स्ट्रिप, अक्सर जाते हैं ना मेडिकल स्टोर पे, यार पैराडॉल का स्ट्रिप दे दें। स्ट्रिप मीन एक लीनियर फॉर्म के अंदर, एक चेन के अंदर। सो अ चेन ऑफ कोकाई, किस तरह से एक चेन बनी होगी? लाइक दिस, इस तरह से। ये पूरे पूरे ग्रुप्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, ये ग्रुप्स हैं। नंबर 6 इसमें आता है बेटा, दैट इज टर्म्ड एज स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलो बना है बंच से, अ बंच of cocci, a group of cocci like this, 1 2 3 4 5 6 7 8, so on, a bunch of cocci bacteria, group of cocci bacteria, so it is termed as staphylococci। क्लियर हुई बेटा ये बात? ये सारे कोकाई की टाइप्स हैं। अच्छा आगे चलें, तो अब हमारे पास एक कोकाई हो गया। दूसरा शेप की बेसिस पे हमारे पास मौजूद होता है, उसको कहते हैं बैसिलाई, बैसिलस। बैसिलाई, बैसिलस क्या है? इट्स अ रॉड शेप बैक्टीरिया, अ सिलिंड्रिकल शेप बैक्टीरिया, सिलेंडर लाइक, अ ट्यूब लाइक, एक ऐसे आपको रॉड की शेप में बैक्टीरिया नजर आएगा, दैट इज बैसिलाई। उसमें भी होता है मोनोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई, टेट्राबैसिलाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्टेफाइलोबैसिलाई एंड फाइनली सार्सिना। एग्जैक्टली इसी तरह से ग्रुप्स में मौजूद होता है। थर्ड जो आपके पास आता है बेटा, उसको कहते हैं स्पाइरला, स्पाइरलस या स्पाइरला। ये स्प्रिंग लाइक होता है बेटा, स्प्रिंग लाइक, zigzag मैनर में, लाइक दिस, स्प्रिंग लाइक, जैसे स्पायरोचीट्स हैं,
ठीक है, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज हैं। इसी तरह से बेटा लास्ट वन है जिसको कहते हैं विब्रियो। विब्रियो क्या है बेटा? इट इज कॉमा शेप, इस तरह से बना होता है, इट इज कॉमा शेप्ड। ठीक है, एमसीक्यू याद रखने के लिए, बैसिलाई विब्रियो याद रखिएगा मोटाइल होता है, कोकाई स्पाइरला नॉन मोटाइल होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा विब्रियो कॉलराई मुख्तलिफ, इसमें विब्रियो में जैसे विब्रियो कॉलरा है जो कि कॉलरा कॉज करवाता है, ये बड़ा डेंजरस बैक्टीरिया होता है, सिवियरली डायरिया कॉज करवा देता है विब्रियो। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन शेप। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। तो बेटा हम बात करते हैं फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस पर। इसको बेटा कैसे डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, इसमें याद रखिएगा जो पहला ग्रुप है उसको नाम देते हैं एट्रिकस। ट्रिकस मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ए मीन नो, तो नो थ्रेड, इट मीन्स नो फ्लैजिला, उसमें फ्लैजिला नहीं होगा। इसी तरह से एक और ग्रुप होता है उसको नाम देते हैं मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस मीन ओनली वन फ्लैजिला, सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होगा? एक फ्लैजिला। ये हम बैक्टीरिया बनाते हैं, एक फ्लैजिला। इसी तरह से थर्ड ग्रुप आता है बेटा, उसे कहते हैं लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस का मतलब क्या है कि एक बंच होगा फ्लैजिला का और वो बैक्टीरिया के एक पोल पर लगा होगा। सो अ बंच, या जिसको हम कहते हैं टफ्ट ऑफ सीलिया, ग्रुप ऑफ सीलिया, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला lie at one pole। कैसे? ये बैक्टीरिया इसके एक पोल पर ऐसे बहुत सारे फ्लैजिलास मौजूद होंगे। फोर्थ बेटा इसमें ग्रुप आता है, उसे कहते हैं एम्फीट्रिकस। एम्फीबोथ, ट्रिकस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अ टफ्ट ऑफ सीलिया, sorry flagella, a tuft, a group of flagella lie at both end, दोनों एंड्स पर मौजूद हो। हम बैक्टीरिया बनाएं और बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पर हम इस तरह से एक ग्रुप बना दें फ्लैजिलास का, इसे हम कहेंगे एम्फीट्रिकस। एंड द लास्ट वन इज पेरीट्रिकस। Peri around, periphery around, complete flagella lie completely around bacteria। पूरे बैक्टीरिया के ऊपर वो फैला हुआ हो। कैसे? ये मैं एक बैक्टीरिया बनाता हूं, एक इधर इधर इधर, इस तरह से। ये बेटा डिफरेंट टाइप्स हैं। आप देखें इसमें नो फ्लैजिला, वन फ्लैजिला, अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, एंड द फ्लैजिलास आर डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्पर्स्ड अराउंड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, पेरीट्रिकस। तो ये बेटा इसकी कुछ टाइप्स हैं, एट्रिकस, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस एंड पेरीट्रिकस। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट बेस्ड ऑन फ्लैजिला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, थर्ड क्लासिफिकेशन की, विच इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। अब बेटा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। इसको बेटा हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। वन इज यू बैक्टीरिया, another is archaebacteria।
यू बैक्टीरिया बेटा कहलाते हैं ट्रू बैक्टीरियाज। इसका मतलब है यू मीन ट्रू, ग्रीक वर्ड है। इसी तरह से आर की बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया, पुराने ओल्ड बैक्टीरिया। इसमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरली डिफरेंस है, केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस है बेटा। इसको आप ऐसे याद रखें कि इसके अंदर प्रॉपरली बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन करता है, इसमें नो पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में नहीं होता, ठीक है। और ट्रू बैक्टीरिया लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, और ये यकीनन स्मॉल कंपैरेटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन बेसिकली हम कहते किसे हैं? इट इज द वे टू गेट एनर्जी, इट इज द वे टू गेट फूड। तो फूड बेसिकली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फूड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एनर्जी हासिल कर सके, वर्कआउट कर सके, कोई भी काम कर सके बॉडी का। तो याद रखिएगा बेटा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, इसको फिर डिवाइड किया जाता है फर्दर दो कैटेगरीज में। वो दो कैटेगरीज क्या हैं बेटा, वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें नंबर 1 जो कैटेगरी आती है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन इज autotrophs, or we can call it as autotrophic bacteria. सेकेंड जो इसमें ग्रुप आएगा इट इज टर्म्ड एज heterotrophic बैक्टीरिया। पहले तो हम इसे क्लेरिफाई करते हैं, what is the difference between autotroph and heterotroph? बेटा auto stands for self, troph कहते हैं न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफ वो बैक्टीरियाज हैं जो अपनी न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं, जो अपनी डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्फली, दे आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। याद रखिएगा ये अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। किसकी सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं बेटा? ये करते हैं सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब ऑटोट्रॉफ को फिर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। नंबर 1 इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये नाम से ही जाहिर है, फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होगा बेटा? फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट। यहां लाइट किसकी बात कर रहे हैं? सनलाइट की बात कर रहे हैं। तो दोज बैक्टीरियाज विच प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ sunlight, so they prepare their food with the help of sunlight। जो सनलाइट की मदद से अपनी फूड को प्रिपेयर कर सकते हो उन बैक्टीरियाज को नाम देंगे फोटोसिंथेटिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। तो याद रखिएगा बेटा, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सनलाइट को यूज करते हैं। इधर एक एमसीक्यू है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है, वो कैसे होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल and it produces glucose, that is C6H12O6, which is the main energy source, plus ऑक्सीजन और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के। ये एक फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है जो नॉर्मली किस में देखा जाता है बेटा? ये देखा जाता है प्लांट्स में। किन में देखा जाता है? प्लांट्स में। क्या बैक्टीरियाज में वही फोटोसिंथेसिस हो रही है जो प्लांट्स के अंदर होती है? नो। कैसे? देखें आप, यहां पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज करेगा। ये आपका एमसीक्यू है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेगा और प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज प्लस सल्फर।
तो इसका मतलब है कि इसमें बाय प्रोडक्ट थी ऑक्सीजन, मेन प्रोडक्ट थी ग्लूकोज। प्लांट्स में, बैक्टीरिया में मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज, बाय प्रोडक्ट इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस सल्फर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहां पर एक और पॉइंट, क्लोरोफिल एग्जैक्टली वही होगा जो प्लांट्स में होता है? नो, इसके क्लोरोफिल को नाम देते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल, या आप उसे सिंपली कह सकते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। अच्छा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के बाद हम जंप करते हैं टुवर्ड्स कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। बेटा कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल, तो याद रखिएगा ये केमिकल्स को यूज करेगा और अपनी न्यूट्रिशन को फॉर्म करेगा। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज हैं विच प्रिपेयर देयर फूड्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करें, अपनी न्यूट्रिशन बनाएं, उन्हें हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं? जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, सल्फर को यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे मैग्नेटिक बैक्टीरियाज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो बैक्टीरियाज जो केमिकल्स को इस्तेमाल करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड, दे आर टर्म्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं ऑटोट्रॉफ्स की। वन इज फोटोसिंथेटिक, जो कि सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, और कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स को यूज़ करते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, heterotrophic bacterias, यानी those bacteria which get food from others, जो दूसरों से एनर्जी लें, जो दूसरों से फूड लें, उन्हें हम कहेंगे हीट्रो। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हों, डिफरेंट सोर्सेस पर डिपेंड करते हों, दे आर टर्म्ड एज हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसे कहते हैं बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? याद रखिएगा, वो बैक्टीरियाज जो अपनी फूड के लिए फूड किसी से हासिल करें। क्योंकि देखें, एक और पॉइंट, इससे पहले मैं एक पॉइंट समझा दूं। हीट्रोट्रॉफ में हम जितने भी पढ़ेंगे, ये बेसिकली एक एसोसिएशन होगा बिटवीन अ होस्ट एंड गेस्ट। याद रखिएगा, होस्ट और गेस्ट। गेस्ट कौन होगा? बैक्टीरिया। होस्ट कौन होगा? जिस ऑर्गेनिज्म के पास बैक्टीरिया जाएगा। याद रखिएगा, तो इसका मतलब है इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन टू पार्टनर्स। तो अब आपने उसकी बेसिस पे से याद रखना है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस तरह के होंगे, वो अपने पार्टनर को क्या देंगे और क्या लेंगे। लेगा तो वो फूड, ये तो याद रखिएगा। सिम्बायोटिक को बेटा फिर डिवाइड करते हैं फर्दर दो कैटेगरीज में। उसमें जो पहली कैटेगरी है उन्हें कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया हम किसे कहेंगे बेटा? वो बैक्टीरिया जिसमें दोनों पार्टनर इज इक्वल टू पार्टनर, दोनों पार्टनर क्या होंगे? बेनिफिटेड, दोनों को फायदा होगा। अगर बैक्टीरिया किसी से एनर्जी ले रहा है, किसी से फूड ले रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में उसे गुडविल दे रहा है, उसे बेनिफिट दे रहा है, तो इस तरह के एसोसिएशन को, इस तरह के हीट्रोट्रॉफिक सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज को नाम देंगे म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरियाज, और इस एसोसिएशन को कहेंगे म्यूचुअलिज्म। इसी तरह से बेटा एक और इसमें ग्रुप होता है जिसको हम नाम देते हैं कमेंसलिक बैक्टीरिया।
कमेंसलिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं बेटा? कमेंसलिक बैक्टीरियाज हम उन बैक्टीरियाज को कहेंगे जिसमें पार्टनर, जिसमें बैक्टीरिया तो बेनिफिट ले रहा है लेकिन इन रिस्पॉन्स कुछ नहीं दे रहा, ना नुकसान देगा ना फायदा देगा। तो याद रखिएगा, एक पार्टनर बेनिफिटेड, उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो दूसरा पार्टनर होगा नो बेनिफिट बट नो लॉस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो बेनिफिट नो लॉस, ना फायदा ना नुकसान, ये कहलाएंगे कमेंसलिक बैक्टीरियाज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। याद रहेगा बेटा। तो ये हीट्रोट्रॉफिक में पहला ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। सेकंड ग्रुप हम इसमें लेते हैं और इस सेकंड ग्रुप को नाम देते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। बेटा पैरासाइट ये नाम से ही जाहिर है। पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट बेनिफिट फ्रॉम अदर्स एंड प्रोड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट, प्रोड्यूसेस डिजीजेस। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से बेनिफिट लें और उन्हें नुकसान पहुंचाएं, दे आर टर्म्ड एज पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पक्का? डन? याद रहेगा? गुड। तो याद रखिएगा बेटा, ये बेनिफिट लेंगे एंड दे कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट, सो दे गेट बेनिफिट एंड causes harmful effects, or you can call it as diseases. harmful effect cause करें, diseases produce करें। तो बेटा ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ हैं, डिप्थेरिया, टेटनस, ये सारी की सारी वो डिजीज़ेज़ हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया कॉज करेगा। बेनिफिट ले रहा है अपने होस्ट से, अपने होस्ट से बेनिफिट लेगा लेकिन उससे नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसी एसोसिएशन को नाम देंगे पैरासाइटिक एसोसिएशन और पैरासिटिज्म। ठीक है बेटा। लास्ट जो इसमें ग्रुप आता है हीट्रोट्रॉफ में, उसको याद रखिएगा, उसको हम नाम क्या देंगे बेटा? उसे हम नाम देंगे सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब है बेटा वो बैक्टीरियाज जो डेड ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं। सो बैक्टीरिया which live on or get food from dead organism, जो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करे, उन्हें हम कहेंगे सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आप फर्ज करें एक ऑर्गेनिज्म है, ये ब्लू मार्कर, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मर चुका है, इसकी डेथ हो गई है। बैक्टीरिया आया, इस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद वो इससे सबसे पहला काम क्या करेगा? इसको डीकम्पोज, ये कंपोज्ड है ना, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको करेगा डीकम्पोज, इसके स्ट्रक्चर को डिफरेंस कर देगा। ये एक ज्योमेट्री के साथ है, एक स्ट्रक्चर के साथ है, इसको एमॉर्फस फॉर्म में कर देगा, पाउडर फॉर्म में कर देगा, और उस एमॉर्फस को जो इसकी डेड बॉडी से बना है, उस पाउडर को और सॉइल को मिक्स कर देता है। उस सॉइल को कहते हैं ह्यूमस। क्या नाम देते हैं बेटा? ह्यूमस। ये याद रखिएगा, इट इज टर्म्ड एज ह्यूमस। क्लियर है बेटा? याद रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसी वजह से जो सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं, दे आर टर्म्ड एज डीकम्पोजर। इनको नाम क्या देते हैं बेटा? डीकम्पोजर्स। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन की जो कि बेस करेगी किस पे? रेस्पिरेशन पे। तो आइए रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, बैक्टीरियाज की, दैट इज बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन याद रखिएगा, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कंप्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो।
उसका पहला प्रोसेस है बेटा गैसियस एक्सचेंज, दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, एंड थर्ड प्रोसेस जो कि सेलुलर लेवल पर होता है विच इज टर्म्ड एज ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम बैक्टीरिया में जो डिस्कस करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे कि आया वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के बगैर न्यूट्रिशन ले सकता है, एनर्जी ले सकता है, ग्लाइकोलिसिस कर सकता है या नहीं। तो बेटा रेस्पिरेशन की बेसिस पर हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसमें नंबर 1 दे आर टर्म्ड एज एरोब्स, नंबर 2 is termed as anaerobes। कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना बेटा तो पहले से सॉरी हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक, उसके लिए परेशान ना होइएगा, तो मेरे वर्ड्स को सुन लिया करें। तो एरोब्स और एनएरोब्स, बेटा एरोब्स हम किससे कहते हैं, वो बैक्टीरियाज विच डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हो, जो ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव ना कर सकते हो, और एनएरोब्स दोज बैक्टीरिया which do not require ऑक्सीजन, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। बैक्टीरिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां बैक्टीरिया ना हो, कोई सी भी जगह, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, इवन ये कि फायर, पायरोफिलस बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया से इतनी अजीब मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है कि बैक्टीरिया दुनिया की हर तरह की इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स के लेकिन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन है गुड, एरोब्स नहीं है, एनारोब्स वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा अब फिर फर्दर इनको डिवाइड कैसे करते हैं वो देखें आप। एरोब्स में दो तरह के बैक्टीरियाज होंगे, एक होगा ऑब्लिगेट, दूसरा होगा फैकल्टेटिव। बेटा एग्जैक्टली एनारोब्स में भी ऐसे ही होगा, ऑब्लिगेट, दूसरा होगा फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, 100% मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली, और फैकल्टेटिव मे बी मे नॉट बी, इसको याद रखिएगा। देखें समझिएगा ज़रा, वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, इट मीन्स उसका नुकसान ही नुकसान है। ऑब्लिगेट एरोब्स जिन्हें 100% ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव एरोब्स, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए इन्हें ऑक्सीजन ना मिले, सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन विद इन सर्टेन लिमिटेशन, लेकिन ऑब्लिगेट 100% टोटल डिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, इन्हें हर हाल में ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। और फैकल्टेटिव, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन but within certain limitation, कुछ देर के लिए सरवाइव कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल ऐसे ही एनारोब्स टोटली सरवाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी 100% ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और फैकल्टेटिव अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो विद इन सर्टेन लिमिटेशन सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम ऐसे ही करेंगे, कैन सर्वाइव
in the presence of oxygen but within certain limitation, कुछ limitations हैं जिन पे ये survive कर सकते हैं, otherwise ये survive नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हुई बेटा, ये याद रहेगा। एक लास्ट इसमें बस पॉइंट लेते हैं, कुछ कहलाते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बट इन अ वेरी लेस अमाउंट, सो दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन a very less amount, in a very less concentration, जिन्हें बहुत कम मिकदार के अंदर ऑक्सीजन चाहिए और वो उस ऑक्सीजन पे सरवाइव कर सकते हैं। सो दे आर टर्म्ड एज माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इससे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वायरी हो, काइंडली ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें। इस चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक बटन ज़रूर दबाया करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और कहीं कोई आप वीडियो चाहते हैं कि सर इस लेक्चर को ज़रा सा एक्सप्लेन कर दें, काइंडली ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। और कुछ स्टूडेंट्स के मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं बेटा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हुए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको कवर कर रहा हूँ। जैसे कवर होती जाएंगी आप इस चैनल को देखते रहिए और अपने कमेंट्स से, अपनी अच्छी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।